अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, 2 रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक सानिहा पेश आया मरी में, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे बर्फबारी देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मौत वहां पर उनके मुंतज़िर है। 22 के करीब अफराद सख्त सर्दी में तकरीबन 48 घंटों तक वहां पर फंसे रहने के बाद जान से चले गए। घूमने फिरने गए थे वो, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों का रश इतना ज़्यादा था, सड़कों पर बर्फ़ जमी हुई थी, इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी वहाँ पर सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए, जिसकी वजह से लोगों को वहीं पर रहना पड़ा और उसकी वजह से उनकी जानें चली गई। इसकी वजह क्या है? क्या इंतज़ामिया की नाअहली है? गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? जो वहाँ पर कैपेसिटी है उससे ज़्यादा क्या गाड़ियाँ चली गई थी, इस वजह से यह हादसा पेश आया, या फिर मकामी लोगों की बेहिसी? क्योंकि ऐसी भी इत्तलात वहाँ से मौसूल हुई हैं कि जो मकामी होटल मालिकान हैं उनकी जानिब से एक एक कमरे का, जिसका किराया 3,000 होता है, 40,000 रुपए उनसे मांगे गए। इवन गाड़ियों को धक्का लगाने के लिए 3 से 5,000 रुपए वो वहाँ पर चार्ज कर रहे थे। एक उबला हुआ अंडा 500 रुपए का वो वहाँ पर बेच रहे थे। तो इसके ऊपर भी सवाल उठता है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है वज़ीर आला पंजाब को, जिसमें कुछ पॉइंट्स जो सामने आए हैं वो आपके सामने रखती हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरी और गिरदनवाह में सड़कों की 2 साल से मरम्मत नहीं की गई थी। वहाँ पर मशीनरी मौजूद नहीं थी बर्फ़ को हटाने के लिए, बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से सयाहों ने होटल्स को छोड़कर गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। कोई ऐसा पार्किंग प्लाजा वहाँ पर मौजूद नहीं था जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते। वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने ओवर चार्जिंग पर बरहमी का इजहार किया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल पेश आई क्यों वहाँ पर ओवर चार्जिंग? और ये ओवर चार्जिंग कोई पहली मर्तबा नहीं है। हर साल इस मौसम में ख़ास तौर पर जब बर्फ़बारी होती है तो हम ये देखते हैं कि वहाँ से इस तरह की इत्तलात आती हैं कि मकामी जो होटल मालिकान है वो ओवर चार्ज करते हैं, लोगों को गाड़ियाँ पार्क नहीं करने देते, खाना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो ये सारे सवाल आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा कि कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता जा रहा है। जो शरह है जो अभी तक रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों में, वो 3.66% तक पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 1,700 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे किस तरह से बचा जा सकता है, ये कितना ख़तरनाक है नया वेरिएंट, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा, रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, शहजाद चीमा साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, राना एहसान अफजल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर साहब। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या समझते हैं क्या सिर्फ इंतज़ामी नाअहली इस सारे सानहे की वजह है? देखिए इसमें कि ये तो डेकेड्स का है, ये डेकेड्स का देन है इसमें। मतलब ये 1890 में जो कानून बनाया गया था, ये एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया था मरी को चलाने का, वही आज तक चल रहा है। दूसरा ये कि अगर ओवरऑल टॉप ऑफ द हिल आप स्पेस देखें तो स्पेस बड़ी छोटी है, और उसके बाद आबादी बढ़ गई, और वहाँ पे आबादी को कैटर करने के लिए जो सड़कों का या एक यू कैन से पार्किंग प्लाजा या एक स्पेसिफिकेशन वहाँ तय होना या डॉक्यूमेंट होना चीज़ों का कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल का स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कभी भी नहीं हुआ। पहले ये जो नेगोशिएशन होती थी पुराने दौर में, ये रेट डाउन करने के लिए होती थी कि मिनिमम रेट क्या हो सकता है, सर्दियों में या ऑफ सीजन वो मिनिमम रेट लेते थे या नेगोशिएशन कर लेते थे। अब जो नेगोशिएशन है ये मैं समझता हूँ अदरवाइज हो गई कि जो ही रश बढ़ता है रश बढ़ जाता है। क्योंकि पिछले दिनों अगर 2 फिगर आप देखें, ईद की छुट्टियों का जो हफ्ता था, उस हफ्ते में जो केपी में पंजाब से गाड़ियाँ एंटर हुई वो 26 लाख से ज़्यादा थीं। और इधर अगर देखें तो पिछले कोई 2 दिन में गाड़ियाँ 3 दिन में गाड़ियाँ मरी में जो एंटर हुई हैं कोई 1,62,000 गाड़ी एंटर हुई है। अब आप कह लें कि 12 पॉइंट्स हमने नई डेस्टिनेशन हमने 12 बनाई। वो 12 डेस्टिनेशन नई बनाने के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बावजूद रश इतना ज़्यादा है, ये टूरिज़म इस तरह डेवलप हुआ है, ये बड़ा है। मिडिल क्लास पाकिस्तान की तकरीबन को 11 करोड़ की है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास 11 करोड़ की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है नई लेटेस्ट कि 42% से ज़्यादा आप कह लें कि मिडिल क्लास है।
रिच अगर डालेंगे तो 10 से 11 करोड़ बन जाएगा ये लोग। तो ये एक यूरोप के सबसे बड़े मुल्क से ज़्यादा बड़ी मिडिल क्लास है। अवेयरनेस बढ़ गई है तो फिर इस पर गवर्नमेंट का फोकस रहा है तो नंबर बढ़ गया है। नंबर जब बढ़ा है तो ऊपर हमारी ओवरऑल अगर देखें तो पहाड़ी इलाकों में स्पेस कम है, और मरी का अगर स्पेशली देखें तो उसकी जो टोटल आबादी है, टोटल आबादी से टूरिस्ट का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया। फिर दूसरा जो इसमें हुआ कि ये स्काई बस्ट हुआ है। स्काई बस्ट का मतलब वो बारिश की शक्ल में हो या स्काई बस्ट आप कह लें कि बर्फ़ की शक्ल में हो, वो मुहज़्ज़ब दुनिया में हो, डेवलप वर्ल्ड में हो, जहाँ प्रिडिक्शन होती है वहाँ पे हो, या बैकवर्ड एरिया में, उसका नुकसान हमेशा होता है। इसका स्काई बस्ट जब भी कभी होता है, अमेरिका में भी उसका नुकसान होता है, यूरोप में भी होता है, जापान में भी होता है, बड़ा सैलाब आ जाए, सुनामी आ जाए, जो कुछ भी हो उसकी प्रिडिक्शन भी मौजूद होती है। यूरोप के अमेरिका के साहिलों पर भी प्रिडिक्शन भी मौजूद होती है, एक लम्हे की रिपोर्ट भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी जानी नुकसान हो जाता है। सो वो बेसिकली स्काई बस्ट का मतलब ये है कि आपकी तवक्को से बढ़ गया, आपकी बारिश या आपकी बिल्कुल बिल्कुल हमें नजर भी आ रहा था। मैं खुद भी वो ट्रांसमिशन कर रही थी हफ्ते के रोज जिस वक्त ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद उस वक्त भी जाना चाह रही थी मरी। सवाल यह है कि क्या कोई पहले से प्लान नहीं बनाया गया था, क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये वार्निंग दी थी कि इस तरह का मौसम हो सकता है, लेकिन चले हम ये मान लेते हैं कि तवक्को से बढ़कर बर्फबारी होगी, बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन इंतजामिया कहां पर थी? रास्तों से बर्फ हटाने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था। लोग जो हैं वो वहां पर फंसे रहे, 48 घंटों तक फंसे रहे। वज़ीर आज़म कहाँ थे, वज़ीर आला पंजाब, इंतजामी अफसरान, ये सब लोग कहां पर थे? क्यों इस चीज का तब नोटिस लिया गया जब ये टीवी पर रिपोर्ट होना शुरू हुई? अच्छा, पहले तो ना एक आसानी के लिए एक बात को जहन में रखें कि चीजें आइडियल नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं नुकसान की एक वजह यह है कि चीज़ें आइडियल नहीं थी, ताकि इस बात पे हमारा कंसेंसस हो, फिर आगे हम चलें, ताकि आप कोई बार बार ये कि सवाल ना करें। नहीं, आइडियल किस तरह से नहीं थी? यही तो जानना चाह रही हूँ ना मैं कि बेसिकली किसके एंड से आइडियल नहीं थी? क्या तैयारी के लिहाज से आइडियल नहीं थी, या फिर आप सिर्फ मौसम की बात कर रहे हैं और लोगों के रश की बात कर रहे हैं? मैं 4 बातें की हैं। पहली बात यह कि जो पुराना सिस्टम बना हुआ 1890 का, उसे चेंज नहीं किया। ये आज से 20 साल पहले चेंज होना चाहिए था, 30 साल पहले चेंज होना चाहिए था, 15 साल पहले चेंज होना चाहिए था, 3 साल या 2 साल पहले चेंज होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। सो ये सिस्टम जो है ये डिलीवर ही नहीं कर सकता इतने बड़े, आप कह लें कि जो इन्फ्लक्स है इसका सियाहों का, उसको इन्फ्लक्स को डिलीवर ही नहीं कर सकता। दूसरा सिस्टम आइडियल ये नहीं था कि आपका स्काई बस्ट हुआ। तीसरा ये है कि वहाँ पे जो मशीनरी थी, जो मशीनरी पुरानी चली आ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनडीएमए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी वो या वहाँ पे जो आप कह लें एनक्रोचमेंट हो चुकी है, सड़कों पे जो कब्जे हो चुके हैं, जो होटल आगे किए जा चुके हैं, पार्किंग नहीं छोड़ी गई, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं, वो देन है या वो कर्ज है जो हमने नहीं दिया। अगर किसी ने अपना होटल बना लिया 15 मंजिला और उसमें पार्किंग प्लेस नहीं रखी पूरी, तो ये ऐसा कर्ज है कि जो दिया नहीं जा सकता। अब आपको डिफरेंट प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे सर मेरा सवाल ये है कि ये करना किसने था? क्योंकि आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सयाहत के लिए बहुत काम करती है, और वो कहते हैं कि हमने सयाहत के लिए बहुत ज्यादा काम करना है। जी आयशा में यही जवाब देने लगा हूं कि ये जो 15 मंजिला होटल बन गया और उसके साथ पार्किंग नहीं है, ये मेरे से पहले राणा साहब की गवर्नमेंट 5 बार यहां रह चुकी है। यहाँ पे 2 बार पीपल्स पार्टी की पंजाब में रह चुकी है। अब अगर किसी ने होटल बना लिया, ना मैं 15 मंजिला होटल करा सकता हूँ, ना मैं आज कहीं मैं दूर जाके उसकी बनवा सकता हूँ, आप कह लें कि यू कैन से ये जो पार्किंग, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ टाइम चाहिए, ठीक है, बहरहाल मेरी तवज्जो ज्यादा चाहिए। सो मैं कहता हूँ कि हमारे एंड पे भी चीजें आइडियल नहीं थी, लेकिन पहले वालों ने किया ही कुछ नहीं कि 1890 से बना हुआ कानून आज भी चेंज नहीं किया। देखिए, पहाड़ी इलाकों की, उस इलाके की इकोनॉमी मुख्तलिफ है, कल्चर मुख्तलिफ है, इशूज मुख्तलिफ है। ये हमारे साथ मौजूद है नहीं चाहिए। पिछली हुकूमतों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं जरा कि क्यों नहीं उन्होंने किया। राना एहसान साहब, मैं कह रहा हूं जी, मुझे बाकियों को भी शामिल गुफ्तगू करने देना। जमशेद चीमा साहब, बाकियों को भी शामिल गुफ्तगू करने चाहिए था। राना एहसान साहब, क्यों नहीं आपकी जमात ने ये सारा काम किया? ये जो सारे बातें जमशेद चीमा साहब कर रहे हैं, क्यों पार्किंग प्लाजाज नहीं बने, क्यों इंक्रोचमेंट हुई, क्यों सड़कें जो हैं उनकी 2 सालों से 3 सालों से मरम्मत नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें तो इमरान खान साहब लेक्चर दिया करते थे कि साउथ कोरिया के अंदर कोई किश्ती डूब जाए, वो किश्ती जो है वो वजीर आजम नहीं चला रहा होता, लेकिन वो इस्तीफा दे देता है। ये हमें लेक्चर दिए जाते हैं। फिर हर तकरीर जो इमरान खान करता है वो मदीने की रियासत से शुरू होता है, और मदीने की रियासत में
कि फरात के पास अगर कोई कुत्ता भी प्यास से जो है वो मर जाए तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूंगा, ये हजरत उमर का फरमान है और ये हमें बताया जाता है। लेकिन यहां इस मदीना की रियासत में अलीमा बाजी के लिए हेलीकॉप्टर जाता है रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन यहां जो है इस मदीना की रियासत में जिम्मेदारी इनकी नहीं है, जिम्मेदारी ऑपोजिशन की है जो 3.5 साल पहले अपनी हुकूमत खत्म कर गई है। फिर जमशेद चीमा साहब ने कहा 1990 का कानून, तो आप 3.5 साल से सो रहे, 1890 कर देते अगर 1890 सर 1890 कहा कि राणा साहब 1890 फिर आप कहते हैं कि जी आपको गिनती भी आती है, बड़ी अच्छी गिनती, फवाद चौधरी को भी गिनती आती है, इतने लाख बंदे गए, इतने लाख गाड़ियां गई, इस वक्त यहां मौजूद थी। एनडीएमए ने बता भी दिया कि जो है वो आसमान फटने लगा है, इतनी बर्फ गिरेगी। आपको महकमा मौसमियात ने भी बता दिया कि आसमान फटने लगा है, ये भी आपको पता था, तो आप सो रहे थे। देखें, असल इशू ये नहीं है कि वहां होटल में पार्किंग नहीं बनी हुई, असल इशू ये है कि 18 घंटे जब ट्रैफिक जैम था कोई बंदा आया नहीं, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई इंतजामिया का बंदा आया, ना कोई ट्रैफिक वाला था जो उसको क्लियर कर रहा था, ना बर्फ क्लियर करने वाले थे। असल मसला तो यह है कि सब सो रहे थे। अब आप वो कह दें जी कि वहां पार्किंग का नहीं तो फलाना नहीं, कहां थी हुकूमत? राना साहब मान रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमारे एंड से चीजें आइडियल नहीं थी, वो मान रहे हैं इस बात को। तो फिर यही इसी कमी को तो जो है वो दूर करने की जरूरत है। आपकी वहां अगर मीटिंग्स होती कि भाई यहां बर्फानी मौसम आने लगा है, इन्फ्लक्स आएगा टूरिस्ट का, क्या इंतजामात हैं, मशीनरी आपकी ठीक है, वॉलंटियर्स इकट्ठे करें, अगर हमारे बंदे शॉर्ट हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है तो ट्रैफिक को कैसे फ्लो को मैनेज करना है, कहां से जो है वो मूवमेंट जारी रखनी है, ये काम था। ये काम नहीं हुआ, ये इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी। वहां वो जो है वो तंजीम साजी में मसरूफ थे बुजदार साहब, जो अब बाद में जहाज का सैर करने निकल गए बर्फानी इलाकों को देखते हुए। उन्होंने क्या वो उस टूर से जो है वो हासिल हुआ या क्या किसी को दिया उन्होंने? तो इसी तरह जो है वो इमरान खान साहब वो कभी कहते हैं कि जी ये लोगों को सोचना चाहिए या लोगों को देखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई आपने कितनी वार्निंग्स दी? वहां टोल प्लाजे पे अगर आपको पता था कि ये वहां रश बढ़ गया है, क्राउडिंग हो रही है, तो क्यों नहीं मैसेज दिया कि टोल प्लाजे पे रोकें, यहां से यू टर्न करवाएं? नहीं हो सकती, वहां इतनी ज्यादा अकोमोडेशन नहीं हो सकती। ये चीजें हैं और इन्हीं बुनियाद पे मैं समझता हूं कि एक हद होती है दूसरे लोगों को इल्जाम देने। अच्छा राना एहसान साहब, ये बताइएगा, जब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे तो पेशगी इंतजामात क्या किए जाते थे इस तरह के मौसम से पहले? क्योंकि मैंने काफ़ी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को सुना है कहते हुए कि वो बाकायदा मीटिंग्स होती थी, जो मशीनरी है वो उन जगहों पर पहुँचाई जाती थी ताकि इस तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। किस तरह से इंतजामात पेशगी किए जाते थे उस दौर में? मैं आपको चंद मसाला जो है वो दे देता हूं। जिस तरह डेंगी था, तो डेंगी के ऊपर जो है वो उनको लावा जमने से पहले जो है वो स्प्रेइंग और वो सारी चीजें को मैनेज किया जाता था। हम उसको मॉनिटरिंग, उसकी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ मॉनिटरिंग की जाती थी कि कहां स्प्रेड हो रहा है और प्रीएम्प्ट किया जाता था। आपको इन चीजों को प्रीएम्प्ट करना हो। इसी तरह जब ये पहले भी हमारी हुकूमतें थी, आज ही क्या ये पहली दफा हुआ है कि वहां रश हो गया है मरी के अंदर? पहली दफा हुआ है कि वहां जो है वो बर्फ पड़ गई है और क्या क्या कहते हैं 17 इंच पड़ गई है या 1.5 फुट 2 फुट पड़ गई है? पहली दफा तो नहीं हुआ, पहले भी ये हो चुका है। लेकिन ये देखें, यही अगर ट्रैफिक की निकासी चलती रहती, उसका वो फ्लो बना होता और जहां अगर पता था कि यहां जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया है, वहां लोगों को जो है पहले से अप्रोच किया जाता, उनकी मूवमेंट को मेक श्योर किया जाता, तो ये हादसा ना पेश आता। तो यही चीजें हमने वहां मशीनरी परचेज की जो कि स्नो रिमूविंग मशीनरी है, उसको ये इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमने वहां सॉल्ट की स्टोरेज बनाई कि आप इस टाइम पे जो है वो सॉल्ट फेंके कि जो सड़क वाला जो एरिया उधर बर्फ ना जो है वो जमे ना, वो तो वो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को आप इंक्रीज कर देते हैं कि वहां बर्फ ना जमे। वो उसकी पूरी वहां इंतजामात थे। आप उन जो टूल्स हैं आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपनी जो मशीनरी है उसको यूज नहीं किया, आपने अपनी इंतजामिया को के साथ जो है वो बातचीत नहीं की, प्लानिंग नहीं की। ये इश्यूज हैं और इसी वजह से आज ठीक डिमांड आई है कि जुडिशल कमीशन
बनना चाहिए है, ताकि हमें पता चले कि असल हक़ाइक़ क्या है, कौन जिम्मेदार है। इनकी तो कोशिश होगी कि जी वो पुरानी हुकूमतें 1890 जी ये हो गया तो वो हो गया। ठीक है राना एहसान साहब, आपका पॉइंट आ गया। की कहानियां डाल के आगे। शहजाद चीमा साहब, ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, पूरी आवाम भी तनकीद कर रही है कि इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन ऑपोजिशन जमहूरियत का एक बड़ा स्टेक होता है। लेकिन क्या ऑपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद करना है? आपको नहीं लगता कि अपने वर्कर्स हैं आपके, हम हुकूमत पर कर रहे हैं तनकीद, लेकिन आपके अपने वर्कर्स को भी मोबिलाइज किया जा सकता था कि वहां पर जाएं, लोगों की मदद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। ये पीटीआई के नुमाइंदा यहाँ पे बात बताए थे 1890 की 15 मंजिला होटल की तामीर की, एनक्रोचमेंट्स की, रोड्स की। ये तो आप नहीं कर सकते थे, आप कर नहीं पाए। आपने जो ऐलानात फरमाए थे कि गवर्नर हाउस लाहौर, गवर्नर हाउस पेशावर, गवर्नर हाउस मरी, गवर्नर हाउस नथिया गली, इनकी दीवारें गिरा दी जाएंगी, वो तो प्योर स्टेट मैटर था। कहीं पे लाइब्रेरी बन जाएगी, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक आईटी सेंटर बन जाएंगे, कहीं पे बच्चों के पार्क बन जाएंगे। आप कम से कम वो कर लेते। उसके लिए तो आपको कोई लीगल फ्रेटर्निटी की जरूरत नहीं थी, कोई अदालती हुक्म की नहीं थी, कोई स्टे ऑर्डर्स नहीं थे। आप तो वो भी ना कर पाए। अलमिया ये बहुत अच्छी बात, आपको 1890 का पता है। मुझे आपकी वसातत से आज पता लगा कि 1890 का कानून है। मैं लाइल्म होने की वजह से अगर इस कानून में रद्दो बदल या इंप्रूवमेंट नहीं कर सका तो मैं मुअद्दल इल्जाम नहीं होऊंगा। लेकिन आप बाइल्म होने के बाद के बावजूद अगर आप उन कवानीन को उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक और आज के तकाज़ों के मुताबिक अगर आप उसको अमेंड नहीं कर पाए तो इस ना जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है और ना आपकी ये जो सी दूसरी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है। आप पे डायरेक्ट आप इस सारे साने का इल्जाम आप पर आता है। आप करते देखें, हर हिली रिजॉर्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ एसओपीज होते हैं। समर्स के और होते हैं, विंटर्स के और होते हैं। उनको आपने देखना होता है, उनको समझना होता है। उससे पहले आपने उन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक, मैं इनसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, यहाँ पे बैठे बैठे ये अगर बता सकें कि इन विंटर्स से पहले क्या इन्होंने अपनी मशीनरी के, जो वहां पे सरकारी मशीनरी, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट्स चेक किए? मैं आपको यकीन कराता हूं मैम कि इन्होंने नहीं किए होंगे। ये सॉल्ट की बात कर रहे थे, वहां पे जितनी मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए थी उसकी बात कर रहे थे। 3000 का कमरा, 15,000, 3000 के 15,000 को किसने कंट्रोल करना है? सर 15,000 नहीं, 50,000, 70,000। मैम 70,000, एक उबला वांडा 500 रुपया, इसको कंट्रोल किसने करना होता है? वहां पे आपने क्या घुघू घोड़े बिठाए हुए हैं? आपकी इंतजामिया किस काम आएगी सवाए वो आपकी, मतलब यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। आप एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते रहेंगे और अवाम उन हालात से गुजरेगी जिनसे इस दफा गुजरी। आप यकीन कीजिए, अच्छा अब 26 लाख गाड़ी चलेगी केपी में, एक पूरे सूबे में 26 लाख गई, पूरे समर्स में गई। यहाँ पे आपके 72 घंटों में 1,62,000 गाड़ी एंटर कर रही है। और अगेन पीटीआई के बकौल जो अभी ये फरमाए थे कि इट इज अ स्मॉल हिल रिजॉर्ट। इतने छोटे हिल रिजॉर्ट पे 72 घंटों में 1,62,000 गाड़ी का इन्फ्लक्स हो गया। आपको टॉल प्लाजा आपको नंबर काउंट दे रहा है, अल्हाम थोड़ी हो रहे हैं। ये अगर ये फिर ये बात बेसिक ह्यूमन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स की आ जाती है। अगर ये उस काउंट को मद्देनजर रखते हुए, उस जगह की कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए ये इसको ब्लॉक कर सकते थे वहां पर। ये उसकी कोई ना कोई, अच्छा फिर जब आपको पता लग गया कि द थिंग हैज गॉन आउट ऑफ योर हैंड, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है। आप पे लाजिम था कि आप उसी वक्त प्रिकॉशनरी जितनी इंफॉर्मेशन थी, गाड़ी का इंजन बंद कर दें, शीशे आधे खोल दें, आप उसके थ्रू चलाना शुरू कर दें। कार्बन मोनोऑक्साइड वो उससे आपकी डेथ हो सकती है। सर्दी से आपको सिर्फ फ्रॉस्ट बाइट्स होंगे, आपकी जिंदगी हयात को खतरा नहीं होगा।
आप कम से कम ये करना शुरू कर दें, आप इंसानी अपील करना शुरू कर दें लोकल रेजिडेंट्स को। बहुत सारी चीजें, बिल्कुल बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन सिचुएशन से लग ऐसा रहा था कि पैनिक हो गए हैं। जो वहां पर पहुंचे भी थे लोग या हुकूमती नुमाइंदे, वो भी पैनिक नजर आ रहे थे। एक चीज का जवाब मैं जानना चाहूंगी शहजाद चीमा साहब, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है, कि ऑपोजिशन की जमातें जो हैं, जो मेरा बेसिकली आपसे सवाल था, क्या सिर्फ तनकीद करना काफी है? क्या ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठे होकर अपने वर्कर्स को, या कोई ऑपोजिशन का रहनुमा वहां पर हमें नजर नहीं आया? शायद खाकान अब्बासी साहब का भी वो हल्का है, वो भी वहां पर जा सकते थे, वो उनका इलाका है, लेकिन ना कोई वर्कर ऑपोजिशन जमातों का उस तरह से नजर आया, ना कोई रहनुमा नजर आया। ये ऐसा मौका नहीं था कि सबको इकट्ठे होकर वहां पर जाकर लोगों की जानें बच सकती थी? अब्बासी साहब भी जा सकते थे, मुर्तजा अब्बासी साहब भी जा सकते थे। गलियात की साइड से उनका हल्का बन जाता है, हल्के होना अपनी जगह पे, लेकिन वहां पे जाने की सूरत हाल, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी, लेकिन वहां पे किसी का भी पहुंचना, अनलेस के गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर किसी स्पेशल पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए जाए, एयर मैनेजमेंट के अलावा तो वहां पे कोई मैनेजमेंट ही नहीं थी, ना तो आपकी रोड्स क्लियर थी। अच्छा हाँ, वहां तक रह गया कि तनकीद का और बाकी पार्टीज का इसमें साथ ना होना। मैं पिछले 3 साल से, 3.25 साल से हर फोरम पे, हर सतह पे ऑपोजिशन हर अच्छे इकदाम के लिए, नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बट अदरवाइज भी, इस हुकूमत के आगे हाथ रख के बैठी है कि इस हाथ से हाथ मिलाओ, बेहतर करें। किसी चीज में आप समझते हैं कि हमारी इमदाद की जरूरत है, फॉरेन पॉलिसीज, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, आपके जितने हमसाया ममालिक के साथ मामला आते हैं, या अफगानिस्तान वाली, ये हाथ अभी भी आगे है या फिर अब हाथ तब खींच लिया है ऑपोजिशन ने? शहजाद चीमा साहब, मैम हाथ कब खींचा? मायूस होके खींचा, हाथ झुटलाने पे नहीं हम घबराए, हाथ झुटलाए। हम इस बात से घबराए कि ये हाथ अगर आप हमारे हाथ में आया तो इसने जैसे मुल्क की लुटिया डुबोई है, ये हम सबको भी डुबो देगा। सही, ठीक है, मजीद बात करते हैं इस पर। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक ले रही है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, आप आएंगे इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सानिहा मरी से मुतालिक, ये अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। जिस वक्त ये सानिहा हुआ, तकरीबन ये खबर आई कि 22 के करीब लोग जो हैं जान से जा चुके हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए अफसोस का इजहार किया और ये भी बताया कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, जिसकी वजह से जो एक वजह है सानिहा की। लेकिन 5 जनवरी को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि 1 लाख के करीब गाड़ियां जो हैं वो मरी पहुंच चुकी हैं, और इसको उन्होंने मौश खुशहाली से ताबीर किया था। जमशेद चीमा साहब, बार बार ये बात भी आ रही है कि हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच जाएंगे। 5 जनवरी को वज़ीर इत्तलात ही कहते हैं कि 1 लाख के करीब गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये तज़ाद कैसा है? आप लोगों को मालूम था, नहीं था? नहीं, पहली बात तो ये कि हमें मालूम था, और 1,62,000 गाड़ी 3 दिन में गई है। और शहजाद चीमा साहब बात करें केपी में साल में गाड़ियाँ दाखिल, साल में नहीं, ईद के 7 दिनों में, ईद के 7 दिनों में 26 लाख गाड़ी केपी में दाखिल हुई थी जी। और अभी 3 दिनों में ये गाड़ी गई है, ये जो 1,62,000, उसमें वापस को 20-25 हज़ार आ गई होगी। बेसिक ये है कि ये जो रोड है, ये आप कह लें कि गलियात, कश्मीर और मरी, ये सारा कॉमन है। और यहाँ पे जो इशू मैं बात कर रहा हूँ कि डेकर्ड्स का जो देन होता है वो ये है कि अगर किसी, पहले देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जिस शहर में जाते हैं आपके पास होटल रूम का जिक्र होता है कि जी इस शहर में या इस इलाके में होटल रूम्स इतने हैं। यहाँ पे होटल रूम्स का नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लोग घरों में भी रखते हैं, हवेलियों में भी रखते हैं, और स्पेसिफिकेशन नहीं है होटल्स की। फिर स्पेस थोड़ी, डेफिनेटली स्पेस थोड़ी है, और वहाँ पे इतने लोग नहीं रह सकते थे। जो शहजाद चीमा साहब बात कर रहे थे, मुख्तलिफ उन्होंने तजावीज़ दी या तनकीद के हवाले से, तनकीद जो बात कर रहे थे उसमें डेफिनेटली एक विजडम भी थी, या आप कहें कि उसमें एक जस्टिफिकेशन भी। आपके मैं यहाँ पे जो हुकूमती रहनुमा है ना, जमशेद चीमा साहब, आपके अपने हुकूमती रहनुमाओं के बयानों में जो तजाद है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सदाकत अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि हमें इतनी ज्यादा सयाहों का पता नहीं चला। वज़ीर इत्तलात साहब कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें पता था, नहीं पता था। अगर पता था तो पहले से इंतजामात आप लोगों ने क्यों नहीं किए?
मैं यही बात करने लगा हूँ कि हमें 1,62,000 गाड़ी, क्योंकि मैं भी जाना था, मेरे बुक था वहाँ पे, तो 4 बजे 4:30 बजे यहाँ पे रोक दिया गया। ये आप कह लें कि यहाँ पे चेक पोस्ट पे मुझे इतला मिल गई कि यहाँ पे रोक दिया गया और तकरीबन 30,000 गाड़ी ऐसी है जो, या 30,000 लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं और वहाँ पे पुलिस उनको रोक रही है। फिर रेंजर बुलाना पड़ी, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन पहले ईद पे इससे ज़्यादा लोग गए हैं पहले, लेकिन उस वक्त आप कह लें कि गर्मियों में इससे ज़्यादा लोग जाते रहे, लेकिन उस वक्त लोग गाड़ियों में रह सकते थे। उस वक्त ये कम्बिनेशन बना है इनफ्लक्स ज़्यादा होने का और बर्फबारी ज़्यादा होने का, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। लेकिन साथ जो राणा एहसान साहब बात कर रहे थे, राणा एहसान साहब जो हैं, इनके साथ हमें एक मसला है फ्रैंकली, ये कोई बात हो, कोई बात में देखें 1979 से ये इलाका शाहिद हाकान अब्बासी, राजा जफरुल हक, हाकान अब्बासी, राजा सरवर, ये इनके पास है। इनके होते हुए यहाँ पे आप कह लें कि कब्जे हुए हैं, इनके होते हुए सड़कों पे सारा कुछ हुआ है, इनके होते हुए ये ओवर चार्जिंग और ये माफिया बना यहाँ पे। ये अचानक शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब रिसेंटली 16 अरब 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब हैं। 14 नौकरों ने पैसे कब्जे किए हैं। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब था। 7 अरब 25 करोड़ का उनमें नैब में है। जमशेद चीमा साहब, पिछली हुकूमतों ने जो भी किया वो तो डेफिनेटली आपने सब बता ही दिया है, लेकिन जो आपकी अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो वज़ीर आला को पेश की गई है उसमें ये कहा गया है कि पिछले 2 सालों से जो सड़कें थी वहां की, उधर की मरम्मत नहीं हुई। ये तो आपका अपना दौरे हुकूमत है ना, इसका मलबा तो आप पिछली हुकूमतों पर ना डालें। मैं किसी पे नहीं डाल रहा, मैं उस पर पहले उसकी रिस्पांसिबिलिटी कबूल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे सामने आके जब शहबाज शरीफ को हाजिर वाले बना के पेश करते हैं, वो कब्जा ग्रुप है कि कब्जा ग्रुप आके मुझे ये सारा मामला हल हो जाएगा। जिन लोगों की जाने गई है, जिनका नुकसान हुआ है, देखें उनको क्या जवाब देंगे कि हम रिस्पांसिबिलिटी कबूल कर रहे हैं। मुझसे आके क्रिमिनल इस्तीफा मांग ले, मुझसे आके एक चोर इस्तीफा मांग ले, तो मैं उससे विजडम लेने को तैयार नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको तो जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए। आपने तो ये पैसे चोरी किए हैं। बाकी रहती बात, मैं शहजाद चीमा साहब की बात कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि हमें जिस बंदे ने जो विजडम दी है, जो हम पे इल्जाम फ्रेम करता है, हम इंक्वायरी करा रहे हैं, वो करेंगे और हम बरी नहीं है इसमें। तो चीजें आइडियल नहीं थी। चीमा साहब, जो आपकी अपनी हुकूमत की नेग्लिजेंस सामने आ रही है, उसका क्या करेंगे? उसका हिसाब कौन देगा? रिस्पॉन्सिबल लोग फिक्स होंगे, रिस्पॉन्सिबल फिक्स होंगे, क्यों नहीं होंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, लेकिन जो चीज हमारे लिए अनअवॉइडेबल थी, वजीर आला पंजाब इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पेशगी इंतजाम ना करने की वजह से आप खुद भी मान रहे हैं इस चीज को कि नहीं उस तरह से किए गए इंतजाम जैसे होने चाहिए थे, तो क्या आप वजीर आला पंजाब को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते? वजीर आजम को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते? मैं समझता हूँ यहाँ बैठ के हम लेवल तय ना करें, यहाँ बैठ के हम लेवल तय ना करें, इसकी इंक्वायरी होने दें। इंक्वायरी के बाद इसकी चीजें सामने आती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो अवॉइडेबल थी वो अगर नहीं हुई तो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अनअवॉइडेबल थी वो तो अनअवॉइडेबल है। चीमा साहब, ये मैं आपको वही वाली बात करूंगी, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो वो ये बात करते थे कि पनामा की इंक्वायरी जब तक हो रही है तब तक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उनके होते हुए उनके खिलाफ तो रिपोर्ट आएगी नहीं। तो अब वजीर आजम इमरान खान अगर वजीर आजम है तो उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट कैसे आ सकती है इंक्वायरी के नतीजे में? देखें, ये आप बड़ी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रही हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये सर 22 लोगों की जानें चली गई, आप ये बात कर रहे हैं, ये छोटी सी बात है? देखें, मैं इसमें आयशा देखें, एक बात है कि यहाँ पे 25 लोग कत्ल भी हुए थे, कत्ल किए गए सामने दिन के वक्त कत्ल किए गए, कातिल सामने होना और बात है, यहाँ पे नेग्लिजेंस और बात है। आपकी कहीं नेग्लिजेंस होना और बात है, कातिल होना और बात है। यहाँ तो कातिल ने रिजाइन नहीं दिया, आप कह रहे हैं कि यह नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस पे तो जाहिर है जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, फिर ऑपोजिशन जो मुतालबा कर रही है, चीमा साहब ऑपोजिशन मुतालबा करिए जुडिशियल कमीशन का, वो बनाने का इरादा है? मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि सारी पूरी इंक्वायरी हो जाए। मैं जिस तरह बात करता हूं कि यहाँ डेकेड का देन है, ये इस वक्त भी, इन 3 सालों के भी, पिछले 5 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 5, ये पूरी इंक्वायरी हो जाए ताकि एक पूरा प्लान भी बन जाए, सामने प्लान भी बन जाए। लेकिन एक काम हमने किया है कि हमने इसको अलहदा डिस्ट्रिक्ट करार दिया। हम यहाँ पे आप कह लें बनाने जा रहे हैं, पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं, हम राब्ता सड़कें बना रहे हैं। क्या ये अच्छा होता सर अगर पहले से ये बन जाता, ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं पिछले 3 साल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी बात से
आयशा, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्फाक करता हूं कि 3 साल पहले बन जाता, 1.5 साल पहले बन जाता, 10 साल पहले बन जाता, ये बनना चाहिए था, 1890 वाला नहीं रहना चाहिए था। मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूं। ठीक है राना एहसान साहब, कोई भी मामला हो, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर देते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह इस्तीफा मांगने से क्या चले जाएंगे इमरान खान साहब? देखें, जो इस्तीफे का मुतालबा करते हैं वो तो इमरान खान की खुद हम जो बातें हैं उनको रिपीट करते हैं, जिनको अभी मेरे जो भाई हैं चीमा साहब कह रहे हैं छोटी छोटी बातें थी जो वो इलेक्शन से पहले किया करते थे कि 50 लाख घर होने चाहिए हैं, 1 करोड़ नौकरी होगी, खुदकुशी नहीं करेंगे। ये बड़ी छोटी छोटी बातें थी जो कि अब दरगुजर कर दी इमरान खान ने, उनके लिए अहमियत नहीं रखती। इन्होंने कहा कि जी जो कत्ल हुए थे लोग उनका भी कुछ नहीं हुआ, तो अभी आप 3.5 साल से आप हुकूमत में हैं, प्रोसिक्यूशन आपकी, लॉ मिनिस्ट्री आपकी, तहकीकी इदारे, पुलिस हो गई, वो सब आपकी, आप साबित करें। कुछ साबित नहीं कर सके, जो कि ये शो करते हैं कि आपके इल्जामात जो हैं वो बोगस थे। लेकिन मैं यहां आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफा दे दिया था, और फिर वो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी जिसमें वो जो है वो क्लियर आए, फिर वो वापस जो है वो अपने जो है वजारत कानून के जो है ओहदे पे फायज हुए। दूसरा ये कि होटल रूम्स का नहीं पता, चीमा साहब कह रहे हैं, कितनी देर लगती है कि होटल रूम्स का आप पता कर लें कि कितने कमरे होटल के हैं जो कि रेंट किए जाते हैं। ये तो मेरे ख्याल से शायद चंद दिनों की जो है एक्सरसाइज होगी। तो 3.5 साल में 74 ईयर नहीं आप पता कर लेना 74 कितनी आपकी वहां इंतजामिया है। नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि होटल में आप पता कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पिछले ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। ठीक है बात आपकी, ठीक है बात आपकी, पिछले ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। तो फिर आप अच्छा, फिर आप कहते हैं जी कि वहां कब्जे थे। जो आपकी अपनी रिपोर्ट है वो कह रही है कि रोड नेटवर्क जो है वो तबाह हो गया, जो कि पूरे पाकिस्तान का मसला है कि जहां छोटे छोटे कोई खड्डे थे उनको आप भर लेते तो शायद हजारों में हो जाता। अब वहां टोए बन चुके हैं क्योंकि आपने तो कोई मरम्मत नहीं की रोड। अब वहां अब करोड़, अब हजारों लाखों की जगह आपको अरबों चाहिए। तो यहां देखें, सबसे बड़ा जो मुझे जो तकलीफ होती है पीटीआई से वो ये होती है कि ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं करते और ब्लेम गेम के ऊपर जो है वो इनका पूरा इन्हिसार होता है। खाद शॉर्ट हो गई, खाद माफिया के ऊपर आ जाते हैं। भाई सप्लाई डिमांड का इशू है। राना एहसान साहब, बिल्कुल नजर आ रहा है कि आपने बिल्कुल तैयारी की हुई है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आप जरा अपने बारे में बता दें कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। इन हाउस तब्दीली की तैयारी है? फिर देखें, अब हम समझते हैं कि अगर न्यूट्रल ग्राउंड हो जाए तो ये हुकूमत जो है ये शायद 10 दिन भी ना गुजार सके, क्योंकि जो करीब तरीन हमें जो सूरत हाल लगती है वो ईवीएम का मामला था। ईवीएम के मामले में जो इनकी कोएलिशन पार्टनर्स थे, काफ लीग और एमक्यूएम, वो इनसे नाला थे। और वो मेरे साथ टॉक शोज में उनके वुज़रा और जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो कह रहे थे कि जी हमें फलां इश्यूज हैं ईवीएम के साथ, ये तो हमें काबिल कबूल ही नहीं है। और अगले दिन जो है, उससे अगले दिन जो है 2 दिन बाद वो सारे वहां वोट देने के लिए तैयार हो गए। तो यहां देखें, हकायक ये हैं कि इनके कोएलिशन पार्टनर्स भी इनसे नाराज हैं, इसी तरह इनके बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ राब्ते में हैं। तो अगर ये न्यूट्रलिटी कायम हो जाती है तो मैं समझता हूं कि इनकी हुकूमत जो है वो शायद घंटे भी ना गुजार सके। ये एक हकीकत है जिसको जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि 3.5 सालों में जो 10 मेंबरों की अक्सरियत से जो हुकूमतें बना के बैठे हुए हैं वो इस काबिल नहीं है, उनके वजीर आजम इस काबिल नहीं है कि वो किसी के साथ कोई डिबेट कर सके बिठा के या कोई कंसेंसस डेवलप कर सके। लेकिन उनके साथ कोएलिशन पार्टनर्स खड़े हैं। ठीक है शहजाद चीमा साहब, आपकी जमात भी तैयार है इन हाउस तब्दीली के लिए या फिर कोई और प्लान है आपकी पार्टी का? नहीं, ये इन हाउस तब्दीली तो प्लान ही सिर्फ हमारा था। एक वाहिद जमहूरी अमल है और वो है इन हाउस तब्दीली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाकी जमातें जौन सी थी पीडीएम की, इसी बात से हमारे साथ नालान थी। और आज वक्त ने वो साबित किया कि हमारे चेयरमैन का वो जो बात थी, इन हाउस तब्दीली लेकर आए। धरना शरना कोई सियासी ना रवायात है और ना जमहूरियत, पायदार जमहूरियत के तकाजे हैं। तो शुक्र है वक्त ने साबित किया कि हमारे चेयरमैन की बात वाइज बात थी। बाकी भी मौलाना फजल रहमान ने भी इस चीज को तस्लीम किया और नून लीग ने भी किया।
हम तो जी इसी चीज के थे, इसी पे आज भी मुत्तफिक हैं। बाकी रह गया जहां तक न्यूट्रल होने वाली बात, मैं तो कहता हूं कि अगर ऑपोजिशन मुत्तफिक हो जाए और मजबूत हो जाए इस इत्तेहाद पे, इन हाउस तब्दीली तो के लिए या फिर मार्च के लिए भी इन हाउस तब्दीली कर ले, मार्च की जरूरत नहीं है। मार्च कर ले तो प्रॉब्ली इन हाउस तब्दीली की जरूरत नहीं है। वो इतना हमारा 27 फरवरी को होगा इंशाल्लाह, और इतना स्ट्रांग मार्च होगा। लेकिन क्यों कर रहे हैं सर आप लोग तो इन हाउस तब्दीली, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये आपका ही प्लान था इन हाउस तब्दीली, इस्तीफे नहीं देने थे, ये इन हाउस तब्दीली पहले आपने कहा था पंजाब से शुरू करें, तो फिर अब आप मार्च की तरफ क्यों जा रहे हैं आपकी जमात? देखिए, गुजारिश ये है कि इन हाउस तब्दीली हमारा ही आइडिया था, हम आज भी उस बात पे कायम है। अगर बाकी जमातें, बाकी ऑपोजिशन की तमाम जमातें किसी ना किसी मसलहत के तहत जाती, जमात के हवाले से या मजबूरी तौर पर किसी मसलहत के तहत उसमें ताकीद ला रही हैं, तो हम तो अवाम को इस कसम पुरसी की हालत में मजीद नहीं अकेला छोड़ सकते। हम तो इस नाहल के सपोर्ट नहीं और फर्दर कर सकते। देखिए, गुजारिश ये है कि अब ये मैं एक सेकंड सिर्फ मरीज में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा जी, कि वहां की आप एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो सूबाई सतह पे बनता है। आप पंजाब हुकूमत का ईडीपी में आप देख लें कि मरी के लिए क्या रखा गया था, जो कि जून 2021 में जा चुका हुआ है। अब तो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होगी जहां जहां हो रही होगी, और केपी गलियात आ गई, तो केपी ने वो क्या रखा था, आपका जो भी कमीशन बने, जुडिशियल बने या एडमिनिस्ट्रेटिव बने, उसमें उस एडीपी को जरूर रख लीजिएगा, उसकी रिपोर्ट जरूर सामने ले आइएगा। और ये मैं ऑन अ वेरी रीजनेबल नेशनल मीडिया मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, उससे आपको इस हुकूमत की पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आमदोरफ्त वाले हिल रिजॉर्ट्स के लिए कंसर्न दिखा देगी। ठीक है। अच्छा शीमा साहब, वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आखिरी आपका कमेंट चाहूंगी, इन हाउस तब्दीली के लिए क्या ऑपोजिशन की तमाम जमातें ऑन बोर्ड है, बातचीत चल रही है उसके लिए? जी बिल्कुल, उसके लिए बातचीत चल रही है। ये अपोजिशन जमातें हैं ही नहीं। चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब। और बाकी आयशा, मैं एक छोटा सा इसमें दे दूं कि आपने कहा कि मरी के साने पे वजीर आला पंजाब जिम्मेवार है। वजीर आला पंजाब तो उस वक्त भी जिम्मेवार थे जब एक अकेली खातून के एक छोटे मासूम बच्चे के साथ लाहौर की रिंग रोड पे ज्यादती हुई थी, जो बिल्कुल वजीर आला पंजाब की नाक के नीचे उसकी हदूद में अंदर मौजूद रिंग रोड। ठीक है जमशेद चीमा साहब, आपकी जमात को कोई डर खौफ तो नहीं है? क्योंकि ये बातें तो आ रही हैं कि आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें भी ऑपोजिशन से राब्ते में हैं और आपके अपने अरकान असेंबली भी राब्ते में हैं, बार बार बड़े कॉन्फिडेंट हो के ये ऑपोजिशन जमातें बात कर रही हैं। एक फरिश्ता सिफ्त आदमी, बड़ा कॉम्पिटेंट और टार्जन टाइप आदमी शहबाज शरीफ साहब दो बातों पे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, दो बातों पे बार बार मिन्नत कर रहे हैं। एक नैब का केस है 7 अरब का, दूसरा 16 अरब का FIA का केस है। उस बात पे सारा, और छोटा बेटा भागा हुआ है 5 साल से, यहाँ बाप दादा का कारोबार है, अमीर लोग हैं, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी जायदादें, लेकिन आज भी यहाँ पे नहीं है। इनको तो इतनी सी छोटी छोटी रियायतें चाहिए, 16 अरब की, 20 अरब की, 30 अरब की, इतने छोटी छोटी रियायतें चाहिए, इनका इतना ही काम है। बाकी पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है, वो अपोजिशन है ही नहीं, उनको रिजाइन देना, उनके लिए मार्च करना, हमें तो मतलब शहजाद चीमा साहब, ये गिल साहब को, कायरा साहब, ये 2-3 लोग हैं देखने को मिल जाते हैं, अदरवाइज ये नापीद हो गई ये पार्टी, या आप कह लें कि इनके जो आप कह लें कि जो पुरानी पीपल्स पार्टी थी, वर्कर थे, वो सारे के सारे अच्छा सारे के सारे, अच्छा बेसिकली आप कह लें कि वो सिंध की पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी जो उसका रोल है वो प्ले कर रही है, वो गवर्नमेंट में है, वो आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे तो इतना ही होगा। उन्हें क्या जरूरत है, ना उन्हें इन हाउस तब्दीली की जरूरत है, ना उन्हें, यानी आप ये इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि कोई डर खौफ नहीं है, PTI को कोई डर नहीं है इन हाउस तब्दीली का? किस तरह की कोई कोशिश की जाती है तो कामयाब नहीं होगी। छोटी मोटी रियायत दे दें, गिरफ्तार ना करें, फिर गिरफ्तार ना करें, कोई छोटा मोटा आप कह पकड़े ना, कोई टैक्स चोरी में ना पकड़े। यानी आप ये समझते हैं कि अगर इन जमातों को, ऑपोजिशन जमातों को रियायतें दे दी जाए तो फिर ये इन हाउस तब्दीली नहीं करेंगे?
नहीं इनको पहले भी नहीं कर रहे ना, ये तो बाकायदा गारंटी है हमें वोट देने की। हमें जब वोट की जरूरत पड़ती है देते हैं, हमें जब वोट की जरूरत पड़ती है वोट देने आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त जो इस सेगमेंट का हमारे पास खत्म हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ओमिक्रॉन पर बात करेंगे, कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैलता है, इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी नाज़रीन, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो बहुत तेज़ी से फैलता है, उसके हमले जारी हैं और कोरोना की शरह जो है पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें ये 1% से नीचे थी, लेकिन अब 3.66% तक पहुंच गई है और तकरीबन 1700 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद असगर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा ये ओमिक्रॉन जो है ये कितना खतरनाक है, क्योंकि कुछ ऐसी भी इत्तलात आई थी कि ये बहुत डेडली नहीं है, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही जो है चीज़ सामने आई कि बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके शदीद असरात नहीं होते हैं बॉडी पर। जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। देखिए ये तो हमें कंफर्म है कि ये डेल्टा जो बड़ी तेज़ी से फैलता था खुद भी, उससे भी ये 4 गुना ज़्यादा आसानी के साथ फैलता है। और इसका मतलब है कि जो टाइम आपको चाहिए इन्फेक्टेड होने का वो बहुत कम हो गया है पहले की निस्बत। तो ये तो यहाँ तक ठीक है। ये क्या कितना मोहलक है, हमें जो अक्सर ममालिक से अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो केसेस तो बढ़ते हैं, लेकिन अमवात की शरह उतनी नहीं बढ़ रही जितनी डेल्टा के अंदर बढ़ती थी। इसका ये नहीं मतलब कि इसके अंदर अमवात नहीं होती, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि आज भी अमेरिका के अंदर तकरीबन ऑन एवरेज 1,500 लोगों की रोजाना अमवात हो रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। और वहाँ पे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक वेव चली हुई है। तो ये कहना कि ये बेज़रर है वो भी गलत है। दूसरा, अब हमें कोरोना वायरस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का वक्त के साथ ही पता लगेगा। और वो लॉन्ग कोविड आपने सुना होगा, तो क्या ओमिक्रॉन से भी लॉन्ग कोविड लोगों को होगा जो 2 माह 4 माह या 6 माह तक उसके असरात रहे, हम अभी नहीं जानते। तीसरा, जो शरह अमवात में अभी कमी हमें नजर आ रही है, तो हमें असल नतीजे तक पहुंचने के लिए अभी मजीद चंद हफ्तों की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये पहली दफा 26 नवंबर को साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई हुआ। तो नॉर्मली इसको 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, तकरीबन 8 हफ्ते लगते हैं हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के अंदर होते हुए। तो अभी जो इनिशियल डेटा है वो अमेरिका को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ममालिक के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात में उतना इजाफा इब्तदाई तौर पे हमें नजर नहीं आ रहा जितना डेल्टा में था। अच्छा डॉक्टर साहब, अमरीकी माहिरीन की मैं एक तहकीक पढ़ रही थी जिसमें वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन का हमला डेल्टा वेरिएंट से हिफाजत करता है, यानी कि अगर आपको ओमिक्रॉन हो और उसको आप शिकस्त दे दें तो फिर आपको डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड-19 का वो भी नहीं होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? और अगर इस तरह की खबरें आएंगी तो फिर लोग तो कहेंगे कि डेल्टा वेरिएंट क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है तो ओमिक्रॉन ही हो जाए ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है और मैंने किसी साइंसी जो फोरम है उस पर ये बात नहीं सुनी पहले। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि नॉर्मली जब वेरिएंट्स आते हैं तो जो नया वेरिएंट आता है वो पिछले वेरिएंट को पीछे धकेल देता है और प्री डोमिनेंट हो जाता है। तो अभी हमें जिन मालिक में नजर आ रहा है उसमें यही नजर आ रहा है कि हमें ओमिक्रॉन 80%, 90% और बाज़ जगह 95% या 100% तक जो आइसोलेट आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। जो डेल्टा है वो ऑलरेडी कम होकर 20-22% तक चला गया है और उम्मीद है कि वो पीछे चला जाएगा। तो क्या ये जो ओमिक्रॉन से हमारी इम्यूनिटी है ये अगले किसी वेरिएंट से हमें बचाएगी, ये कहना अभी बड़ा मुमकिन नहीं है। और उस अब जो हम निशानियां नजर आती हैं वो ये है कि पिछले जो भी वेरिएंट था उससे आपको इन्फेक्शन हुई है तो वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना ना हो। अभी आपको खुद भी शायद इल्म हो, मैं जाती तौर पे लोगों को जानता हूं जिनको दूसरी या तीसरी दफा कोरोना वायरस। डॉक्टर आरिफ अलवी को दोबारा से कोरोना हो गया। बिल्कुल 2 रोज पहले खबर आई थी। अच्छा सर, इसकी ना अलामात क्या है जरा ये बता दीजिएगा, ये बाकी वेरिएंट से कितना मुख्तलिफ है और कैसे पता चले, एहतियात क्या की जा सकती है इससे बचने के लिए? जी थोड़ा सा फर्क बिल्कुल है इसके अंदर, क्योंकि जो डेल्टा था वो हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है यानी कि लंग का जो या फेफड़ों का अंदरूनी हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा उसको इन्फेक्ट करता था। इस वजह से हमें निमोनिया के केसेस मिलते थे, सांस की तकलीफ मिलती थी। ये मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस का ऊपर वाला जो हमारा निजाम है उसको इन्फेक्ट करता है। तो इस वजह से जो इसके अंदर जो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके फ्लू लाइक हैं और नाक बहती है, गले में ऊपर वाले गले में हल्की सी खराश है
और बड़ी हल्की फुल्की इस तरह की आपको बुखार हो सकता है, वो वाली अलामात हैं। अलामात ये वही हैं जो आपको फ्लू में भी होती हैं, दूसरों में भी होती हैं। तो ये पता करना कि ये कौन सा वेरिएंट है या ये कोरोना है या फ्लू है, वो मुश्किल है अनलेस कि हम टेस्ट कराएं। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आजकल आप कराची में है जहां पे पॉजिटिविटी जो रिपोर्टेड है वो 15.5% है, लाहौर में 7.5% पहुंच चुकी है और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर ये जम मारा है इन्होंने। तो अज्यूम कीजिए कि आप बड़े किसी शहर में है जहां पे कोरोना फैला हुआ है और आपको ये अलामात हैं, तो समझिए कि आपको कोरोना है और अपने आप को घर वालों से जरा परे कर लीजिए, क्वारंटीन कर ले। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में ये इतनी तेजी से फैलने की वजह क्या नजर आती है आपको? नहीं, ये जो ओमिक्रॉन है ये तो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैला है और इसने और इसकी अगर हम ग्राफ्स देखें तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन की में ऊपर जाता है। लेकिन जो बेहतर इसका पॉइंट है कि अक्सर ममालिक में जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से ये नीचे भी आता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जनवरी के एंड तक हम पीक पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद उम्मीद है कि फरवरी के पहले हफ्ते या उसके करीब तरीन हमारा वापसी का इसका सफर शुरू होगा। उतनी देर तक ये चंद हफ्ते अपनी जरा बचत ज्यादा कर लें, एहतियातें कर लें, मास्क जरूर पहनिए और अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो किसी ऐसी जगह पे तो खिड़की जरूर खोलिए ताकि आपको ताज़ा हवा आपको प्रोटेक्शन देती है, इवन मास्क से भी ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि खिड़की खुली रखनी आपके लिए सबसे बड़ी गारंटी है सेफ्टी की। ठीक है। अच्छा सर, अब अच्छी बात है अगर ये फरवरी तक इसके केसेस जो हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाए, शरह कम होना शुरू हो जाए, उसके बाद कोई नया वेरिएंट जो है वो तो नहीं आ सकता, या फिर कब तक आपको लगता है कि ये सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में आ सकती है कोरोना को लेकर? जी, वेरिएंट्स कोई इंतजार में एक दूसरे के नहीं खड़े होते। जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी कई वेरिएंट्स आते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन उनके वो सारे इस काबिल नहीं होते कि जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। वो एक महसूस हल्के में इन्फेक्शन करके खत्म हो जाते हैं या उनका वो इतने ज्यादा आसानी के साथ नहीं फैलते। तो वेरिएंट तो चलते रहते हैं। क्या कोई अगला वेरिएंट इस तरह का आएगा जो अगेन इनकी तरह डेल्टा और ओमिक्रॉन की तरह पूरी दुनिया को फैला देगा? जब तक हम इसके ऊपर कंट्रोल ना करें ग्लोबली आलमी तौर पे, उस वक्त तक वेरिएंट का खतरा रहेगा। और जो अक़वाम में जो हमारी अक़वाम है, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छी एक शरह जारी है वैक्सीन लगवाने वालों की, तो क्या ये वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म में पैदा करती है? देखिए, ये कम तो मुदाफ़त इनकी हमें नजर आई है मुख्तलिफ वैक्सीन के अंदर। इवन जो अमेरिका में होने वाली वैक्सीन है, मॉडर्ना है, फाइजर है, लेकिन अगर आप बूस्टर के लिए अहल हैं और बूस्टर लगवा लें तो आपको काफी हद तक बचत हो जाती है। और दूसरी मैं ये लोगों को बात बता दूं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें हो ही जाना है तो फिर हमें वैक्सीन की क्या जरूरत है। लेकिन आपको ओमिक्रॉन ये कोरोना वायरस तो हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात की शरह आपकी 10 से 15 गुना कम होती है। तो जो मेजॉरिटी लोग अस्पताल में जा रहे हैं या जिनकी अमवात हो रही है, उनकी प्रीडोमिनेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई। और एक इंजेक्शन लगवाना वैक्सीनेशन नहीं है, आपको एटलीस्ट अपने 2 डोजेस, और अगर आप अहल हैं तो तीसरी डोज जरूर लगवाएं। यानी नो मैटर व्हाट आप वैक्सीन लगवाइए। और इस कोरोना की SOP जो आई एम श्योर हर किसी को पता है, मास्क पहने, बहुत ज़्यादा बाहर जो है अगर ज़रूरत नहीं है तो ना जाएं और अपने हाथों को बार बार धोएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे ओमिक्रॉन जो कोरोना के वेरिएंट है उस पर बात करने के लिए। नाज़रीन, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।